Hello student, welcome to accountancy classes. Today we will start our new chapter, bills of exchange. First of all, we will learn that what is bill of exchange. देखिए बेटा, आप लोगों ने बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा कि बिजनेस जो होता है उसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो सिर्फ कैश में ही हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मजबूरियां होती हैं कि ना चाहते हुए भी बिजनेसमैन को क्रेडिट सेल करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसकी क्रेडिट सेल की श्योरिटी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है। मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ। यहाँ ये आपके पास सेलर है एंड दैट इज कस्टमर। ओके, सेलर ने कोई भी प्रोडक्ट जो है इस कस्टमर को सेल कर दिया, बट ये कस्टमर जो है यहाँ पर अपने सेलर को पे नहीं कर पाया है। ठीक है, तो यहाँ जो सेलर है वो एग्री हो जाता है क्रेडिट सेल के लिए, बट उसके साथ साथ उसको श्योरिटी भी चाहिए। तो श्योरिटी के लिए वो क्या करता है, एक बिल ड्रॉ करता है, बिल लिखता है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉवर भी बोल सकते हैं कि बिल लिखने का काम किसका होता है, यहाँ सेलर का। देखिए बेटा, यहाँ जो मजबूरी है वो किसकी है। वैसे तो देखा जाए तो कस्टमर मजबूर है क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन श्योरिटी किसको चाहिए, बड़ी जरूरत किसकी है इस टाइम, इस सेलर की। इसको चाहिए कि मैं जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसका मुझे अमाउंट जो है वो श्योरली रिसीव हो जाए। ठीक है, तो ये अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, मतलब ये अपना जो इम्पोर्टेंस है उसके पैसे की, उसको बनाए रखने के लिए क्या करेगा, एक बिल राइट करेगा। उस बिल में क्या होता है कि उसमें जो भी अमाउंट इस पर्सन को वहां से रिसीव करना है कस्टमर से, उसके बारे में लिखा होता है, और जिसके बदले में वो इस कस्टमर को सामान पे कर चुका होता है। साथ ही टाइम पीरियड लिखा होता है कि कितने दिनों में आप मुझे ये अमाउंट पे कर दोगे। अब बेटा देखो, यहाँ जो सेलर है वो इतना मजबूर नहीं है कि इस कस्टमर के सामने हाथ पैर जोड़ने लगे। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से ऑर्डर दे सकता है। क्यों, क्योंकि ये इसकी हेल्प कर रहा है अभी। ओके, जो सेलर है उसने कस्टमर की जस्ट अभी हेल्प की है क्रेडिट सेल करके, तो ये इसे ऑर्डर दे सकता है कि विद इन द टाइम पीरियड, जैसे 2 मंथ 3 मंथ और वट एवर विल बी, तो कुछ भी जो यहाँ पर डिसाइड किया गया है इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, उसी अमाउंट उसी टाइम के अकॉर्डिंग बिल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, कस्टमर सेलर ने अपना बिल ड्रॉ किया, उसमें पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स जो भी पे करना है वो लिख दिया, उसके बाद टाइम लिख दिया। ठीक है, और किसे पे करना है वो भी लिख दिया। एग्जांपल के लिए उसने कहा कि मुझे ही पे करना है। ठीक है, स्पेशल भी हो सकता है कि मुझे ही पे करना है, बाकी किसी को नहीं करना है। ओके, बाकी ऐसा कंपल्सरी नहीं है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे अमाउंट और टाइम, ठीक है, दोनों चीजें फिक्स यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख दी है। उसके बाद ये सेलर जो है वो कस्टमर को ये बिल सौंपता है कि साइन इट, इसको बोलता है, इसने बोला साइन करो। ठीक है, अब जो एक्सेप्टर है उसे इस सेलर से बहुत अच्छी हेल्प मिली है, इसीलिए ये इस साइन को एग्री कर लेता है और मतलब यहाँ अपना साइन कर देता है। ठीक है, अब साइन करने के बाद जो अपना सेलर है वो ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास सेफ्टी से रख लेता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास रखा रहेगा तो इसके पास वेल दैट प्रूफ है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि इतने दिन बाद आप मुझे अमाउंट पे कर दोगे, और अब भी अगर ये नहीं पे कर रहा है तो लीगली कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ आपने क्या समझा कि जो हमारा सेलर है वो बिल को ड्रॉ करेगा और जो कस्टमर है वो बिल को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये ड्रॉ करता है इसीलिए ड्रॉवर बोलते हैं इसको, और ये पे कर रहा है इवन, या यूं कह सकते हो कि ये साइन कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक्सेप्टर होता है। ठीक है, इसको अदर हम ड्रॉवी भी बोल सकते हैं, ड्रॉवर एंड दैट इज ड्रॉवी।
ओके, अदर नेम पेई और एक्सेप्टर, ठीक है। अब पेई की कंडीशन बेटा अलग हो सकती है। यहाँ जो सेलर है, सेलर जो है वो जरूरी नहीं है कि पेमेंट उसे ही मिले, वो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंस भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ सेलर जो है इसने 50,000 रुपीज का मटेरियल सेल किया था, ठीक है, यानी कि जो कस्टमर है वो इसे कितने रुपए देने वाला था, 50,000। अब हुआ क्या कि इसके पास भी पैसे खत्म हो गए और इसने इस पर्सन से 50,000 रुपए का उधार मटेरियल परचेज कर लिया, क्रेडिट पे परचेज कर लिया, ठीक है। यानी कि जो अभी कंडीशन यहाँ थी वो अब इन दोनों के बीच में हो गई है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि भाई मुझे अपने कस्टमर से 50,000 रुपीज लेने हैं, मैं क्या करूंगा, मुझे जो आपको पे करने हैं वो इनसे दिलवा दूंगा, ओके। तो ये क्या करता है, अपना जो बिल है, मतलब कैश पेमेंट नहीं है इसके पास, तो भी ये क्या कर रहा है, ये जो बिल साइन किया हुआ है ये बिल अपने इस सेलर को दे देता है, ठीक है। मीन्स उसके पास कैश नहीं था बट एक बिल पड़ा हुआ था, वो बिल इसने एज ए श्योरिटी इस बंदे को पे कर दिया, ठीक है। तो अब यहां से ये जो सेलर है इसका रोल खत्म हो गया, ठीक है। जो पेमेंट होनी है वो कौन करेगा, ये वाला कस्टमर, और रिसीव कौन करेगा, ये वाला सेलर, ओके। तो अब इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगी। इन केस अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तब ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ओके। समझ रहे हैं आप बात को, कि अगर इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होनी है वो फेल हो जाती है, ये हमारा जो कस्टमर है ये मना कर देता है पेमेंट करने से, तब यहाँ जो सेलर है ये किसको रिस्पॉन्सिबल मानेगा, इस सेलर को, ओके। समझ गए। तो यहाँ ये जो पर्सन है ये पे हो सकता है इसके लिए, बट ड्रॉवर नहीं है, क्योंकि बिल ड्रॉ किसने किया था, ये वाले कस्टमर सेलर ने, ठीक है। तो पे अलग हो सकता है बट सेलर अलग, सॉरी ड्रॉवर अलग नहीं हो सकता, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल दैट द अमाउंट शुड बी पेड टू थर्ड पार्टी, ओके। दैट इज ऑल अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको समझ में आ गया होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, कब लिखा जाता है, कौन ड्रॉ करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये जस्ट एक ऑर्डर होता है, ना कि एक प्रॉमिस, ठीक है। और एक लीगल नोट होता है जिसे किसी भी लीगल वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, ओके। तो अगर इससे हम डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन इज a bill of exchange is an instrument in written and unconditional order। अनकंडीशनल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ जो सेलर है ये ऑलरेडी इसकी हेल्प कर चुका है, तो यहाँ कस्टमर कोई कंडीशन नहीं रख सकता, ओके। उसे ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज एन ऑर्डर, ओके। signed by the maker directing to pay a certain sum of money। certain sum of money यानी कि जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट लिखा गया है उतना मनी उसे पे करना है। उसके बाद ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और द थर्ड पार्टी, या तो सिर्फ ड्रॉवर को पे करे या फिर उसमें जो भी मेंशन नेम है उसे, या फिर हो सकता है कि जिसके पास चेक है उसे, ओके। कई बार आपने चेक भी देखा होगा कि चेक जिसके पास होता है उसे भी बैंक पे कर देता है, ठीक है। दैट इज बियरर चेक, कि जिसके पास चेक होगा उसे पे कर दिया जाएगा। तो इस केस में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। तो अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। Now we will talk about the characteristics or features of the bill of exchange. Okay, firstly a bill of exchange should be in written। बेटा अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो रिटर्न में नहीं है तो आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं होगा उस चीज को क्लैरिफाई करने का, उसको आप लीगली कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ओके। तो रिटर्न में होना बहुत जरूरी है किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज का, ओके। नेक्स्ट वन इज इट मस्ट बी एन ऑर्डर नॉट रिक्वेस्ट। ये चीज पहले भी एक्सप्लेन बताई है आपको कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक ऑर्डर होता है ना कि रिक्वेस्ट।
ट्रस्ट, क्योंकि आपका जो सेलर है वो ऑलरेडी कस्टमर की हेल्प कर चुका है। नाउ इट इज इट्स राइट कि वो उस बंदे से अपना पैसा रिसीव करे, तो वो उसे ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं रख सकता। मीन्स यहाँ आपका जो कस्टमर है वो अपने तरफ से कोई कंडीशन नहीं रख सकता कि अगर बारिश हो गई तो पेमेंट दूंगा, अगर ये हो गया तो पेमेंट दूंगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं रख सकता। ठीक है, उसे अगर जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि जी मेरी तो फसल हो जाएगी तो मैं पेमेंट कर दूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, ऐसी कंडीशंस वो नहीं रख पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट मस्ट बी फिक्स, कि जो पेमेंट अमाउंट है वो फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास पेमेंट जो है वो अभी के लिए कुछ दिखा रहे हो और बाद में आप कुछ और डिमांड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी उसमें लिखा होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर किसी भी डिस्प्यूट से हम बच सकें। नेक्स्ट वन इज साइन बाय ड्रॉवर और ड्रॉवी बोथ, कि हमारे जो ड्रॉवर है और ड्रॉवी है उन दोनों का ही साइन वहां पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन केस अगर किसी एक ने भी साइन नहीं किया है इट मींस उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेएबल आइदर ऑन डिमांड और बाय ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। बेटा आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ऑन डिमांड भी होता है और मेच्योरिटी पर भी होता है, यानी कि जो पीरियड उसमें दिया गया है अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग टाइम खत्म हो गया, आपकी लिमिट यहाँ खत्म हो गई है, तो उस दौरान आपको पेमेंट करनी होगी। या कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो बिल एट साइट के होते हैं कि आपको जब डिमांड किया जाए तब आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिल। नेक्स्ट इज ड्राफ्टेड ऑन अ स्टैम्प पेपर, कि आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, जो बिल बनाया है ड्रॉवर ने, वो एक लीगल पेपर पर होना बहुत जरूरी है। या तो वो स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए या फिर उस पर्टिकुलर पेज पर या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर एक फिक्स अमाउंट जो भी उसके लिए बेयर होगा वो वहां लगी होनी चाहिए, यानी कि या तो स्टैम्प लगी हो या फिर उसमें लीगल डॉक्यूमेंट का यूज किया गया हो, स्टैम्प पेपर का यूज किया गया हो, तभी उसे हम लीगल मानेंगे। ओके, मतलब इन केस अगर फ्यूचर में वहां कोई भी लीगल एक्टिविटी की जाती है, कुछ भी उसमें ऐसा हो जाए कि बियरर जो है वो पे नहीं कर पा रहा है, तो वहां केस डालने के लिए, उस पर्सन से पैसा निकलवाने के लिए उस फॉर्म का लीगल होना बहुत जरूरी है, तभी वहां उसे लीगल एक्सेप्टेंस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक सिंगल पेज जो सिंपल पेपर होता है उस पर कोई भी चीज लिखवा लेते हैं, इट मींस ये कोई वेल एंड प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ है, हम अपनी तरफ से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, इसीलिए लीगल पेपर पर होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी बिल ऑफ एक्सचेंज की। एक चीज और जो मीनिंग के अंदर होना चाहिए था कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसी के लिए तो बीआर होता है और किसी के लिए बीपी। तो किसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है और किसके लिए बिल्स पेबल है। यहाँ जो हमारा ड्रॉवर है और पे इज द थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ड्रॉवर या पे उसके लिए तो वही एक बिल, देखो फॉर्मेट सेम है, बिल सेम है, लेकिन वो दोनों के लिए अलग अलग है, मतलब उनका जो एक्सेप्टेंस है वो दोनों के लिए अलग अलग है। ड्रॉवर के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है और जो ड्रॉवी है वो पे करेगा, इसीलिए इसके लिए बिल्स पेएबल है। ठीक है, मीन्स यहाँ एज एन एसेट है और यहाँ एज एन एक लायबिलिटी है। ठीक है, क्लियर कि किसके लिए बिल्स रिसीवेबल जो है वो बीआर है, सॉरी एसेट है, और किसके लिए एज ए लायबिलिटी है। ओके, आई होप आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।